डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज द रोड मैप या व्हाट इज द फुल फ्लेज सिलेबस ऑफ बिग डेटा। अगर आप बिग डेटा को अच्छे से लर्न करना चाहते हो और इंटरव्यूज के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कहीं पे भी आपसे बिग डेटा से रिलेटेड कुछ चीजें पूछते हैं तो आपको किस तरीके से सारी मॉड्यूल्स को, सारे टॉपिक्स को कवर करना है। और वैसे भी जब से हम लोग बात करते हैं यार, ये जो एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। क्यों? क्योंकि जब से हमने इंटरनेट, जब से इंटरनेट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तब से दिक्कत क्या आ रही है कि मेरा जो डेटा जनरेशन हो रही है ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड से, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा जनरेट हो रहा है और उसको स्टोर करना और उसको मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो हमारे मतलब एक तरह से ट्रेडिशनल जो पुराने मेथड से, जैसे सीक्वल की अगर हम बात करें, आरडीबीएमएस की बात करें, तो वहां पे सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में होती थी। आप पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, टेबल क्रिएट करते हो, फिर डेटा को स्टोर करते हो। तो आज के टाइम पे कहां स्ट्रक्चर डेटा, बहुत ही कम स्ट्रक्चर डेटा रह गया है। 90% ऑफ द डेटा जो एग्जिस्ट करता है दुनिया में वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। फोटोज, वीडियोस, ये सारी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाती हैं। और इस टाइप ऑफ डेटा को डील करना, स्टोर करना, फिर उसमें से एनालिसिस करके वैल्यूज को निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसीलिए सारी कंपनीज जो एआई की अगर हम बात करें, जैसे चैट जीपीटी को आप यूज करो, तो बैकएंड पे इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन्होंने रखा है और तभी जब आप क्वेरी करते हो तो फटाफट से वो डेटा निकाल के देता है। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मिक्स होके, इंटरलिंक्ड होके काम करती हैं, तब जाके चीजें जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो यहां पे जो मेरा बिग डेटा की अगर हम बात करें, मतलब यहां पे सिंपल सी टर्म है कि जो मेरा डेटा है ना, वो अब स्मॉल नहीं रहा, वो अब बिग हो गया है, बिग इन साइज हो गया है, बिग इन वॉल्यूम हो गया है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जो हम आज के टाइम पे अपने नॉर्मल लैपटॉप भी खरीद रहे हैं ना, इंडिविजुअल जो बंदा लैपटॉप खरीदता है उसमें 1 या 2 टेराबाइट मेमोरी ले रहा है, 1 या 2 टेराबाइट ऑफ द मेमोरी इंडिविजुअल बंदा लेके घूम रहा है। तो कंपनीज तो पेटाबाइट, जेटाबाइट्स में डेटा डील कर रही हैं। तो यार, और ये ऐसा नहीं कि एक बार बन गया, डेटा उतना ही जनरेट होता जा रहा है। इतना सोशल मीडिया की वजह से, सब चीजों की वजह से इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है। इसीलिए बिग डेटा जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है। और बिग डेटा की अगर हम बात करें तो क्या चीजें आपको करनी है, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, वो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और फिर एक एक करके उन सारी चीजों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिग डेटा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आती है वो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इकोसिस्टम। मतलब जो मेरे पास जो हडूप इकोसिस्टम की बात कर लो या बिग डेटा इकोसिस्टम की बात कर लो, तो जो जो टूल्स इसके अंदर आते हैं हडूप इकोसिस्टम में, हडूप क्या है, मेजर जो टूल यूज होता है बिग डेटा को मैनेज करने के लिए बिग डेटा के अंदर, दैट इज अपाचे हडूप एंड अपाचे स्पार्क। मेनली तो आपका अपाचे हडूप है और उसके अंदर आपके बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, क्योंकि ये तो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स है हर एक एप्लीकेशन के लिए। और यही एक्चुअल में सिलेबस है, जो अपाचे हडूप के मल्टीपल जो फ्रेमवर्क्स के अंदर जो मॉड्यूल्स आती हैं, जो उसके अंदर मल्टीपल चीजें आती हैं, अपाचे हाइव है, अपाचे फ्लूम है, एचडीएफएस पढ़ना है आपको, यॉन पढ़ना है, ये सारी चीजें जो है वो पिग आ गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके इकोसिस्टम का पार्ट है, उन्हीं को आपको लर्न करना है। यही एक्चुअल में बिग डेटा का सिलेबस है। और जो आपका हडूप इकोसिस्टम है उसके अंदर आपका मेनली जैसे यान आ गया, एचडीएफएस डेटा को मैनेज करने के लिए जो हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को कैसे, और मैप रिड्यूस, मेनली जो काम हो रहा है, जो सीपीयू जैसे हम बोलते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम को मैप करके उसको रिड्यूस कर रहे हैं और कैसे आउटपुट निकाल रहे हैं, तो मैपर, रिड्यूसर, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेंगी। डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं एचडीएफएस मैप, ये तो मेन कंपोनेंट्स हैं किसके, हडूप इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट्स आते हैं। और हर एक का अपना अपना एक एप्लीकेशन, हर एक का अपना अपना एक यूसेज है और उसी को ही आपको एक एक करके लर्न करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आ जाता है जी एडवांस के अंदर हमारे पास आ जाता है अपाचे स्पार्क। तो मेनली रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग आज के टाइम पे हो रही है। होता है ना कि जब हम फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, जैसे अभी आईसीसी का जो वर्ल्ड कप आप देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने कोई शॉट मारा, कोई चौका मारा या छक्का मारा, या फिर लेट्स सपोज उसने सेंचुरी बनाई, तो होता क्या है कि तुरंत नीचे एनालिसिस निकाल के देते हैं कि इतने सन में इस पर्टिकुलर प्लेयर ने भी ऐसे ही इतनी बॉल्स में सेंचुरी मारी थी, या फिर ये वाला प्लेयर थर्ड वो प्लेयर है कि जिसने इतने टाइम बाद, इस तरीके से बहुत सारा एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं। अब वो जो एनालिसिस है ना, वो तुरंत निकल के आती है रियल टाइम में। ऐसा नहीं है कि बॉल एक और डाल दी या ओवर निकल गया अब वो एनालिसिस निकाल रहे हैं, भैया अब तो वो
निकल गया टाइम। इसीलिए हमें उसी टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर अंदर फटाफट से एनालिसिस करके डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हडूप में थोड़ा सा प्रोसेसिंग जो है वो स्लो होती है कंपैरेटिवली स्पार्क में। तो स्पार्क को भी आपको लर्न करना पड़ेगा। रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग का एग्जांपल है। नो सीक्वल, ऑब्वियसली यार नो सीक्वल के बिना बिग डेटा कैसे करोगे? आपको पता है कि जो हमारा नॉर्मल RDBMS था उसमें पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे, टेबल्स वगैरह, फिर हम उसके बाद उसमें डेटा स्टोर करते थे। नो सीक्वल कहता कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेटा है लाओ और सीधा स्टोर करो। तो इसमें डॉक्यूमेंट बेस्ड है, ग्राफ बेस्ड कैसे करते हैं, जेसन फाइल्स, क्योंकि मेजरली जो एप्लीकेशंस है API बेस्ड जो डेटा जनरेट हो रहा है वो जेसन फाइल्स में ज्यादा जनरेट होता है। तो कैसे हमने उसको मैनेज करना और कैसे उसके ऊपर एनालिसिस और सारे फंक्शनैलिटीज करने हैं, डेटा इंजेक्शन, ETL, मल्टीपल रिसोर्सेज से डेटा को लेके आना, अपाचे सर्वर पे उस डेटा को लोड करना और फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे पहले लर्न करनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि टूल, क्योंकि ये टूल बेस्ड है, टूल से आपको जो है वो चीजें समझ में आएंगी कि कैसे एक्चुअल में वर्क करे। और फिर उस डेटा को ऑब्वियसली विजुअलाइज करना है, ग्राफ्स वगैरह बनाने हैं प्रॉपर, जैसे हम मैटलिब से या फिर हम लोग जो विजुअलाइजेशन टूल टैब्ल्यू वगैरह यूज करते हैं वो भी इसके साथ इंटीग्रेट करके आप उन फाइल्स के थ्रू जो है वो कर सकते हो डेटा को एनालिसिस या फिर विजुअलाइजेशन। और फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह भी इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यार इतने डेटा को डील कर रहे हो, इतना क्रूशियल डेटा है, और इस डेटा को अगर आप सिक्योर मतलब चाहे वो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को, उस टाइम पे भी सिक्योरिटी चाहिए, और जब आपके सर्वर पे वो रेस्टिंग फॉर्म में पड़ा है वहां पे भी आपको सिक्योरिटी चाहिए। अननेसेसरली कोई डेटा को थ्रेट ना कर दे और डेटा को एक्सेस ना कर ले अनऑथराइज्ड पर्सन, जो कि होता रहता है कि भैया फलानी कंपनी ने डेटा जो है वो उसका लीक हो गया, ये हो गया, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आ जाती है। तो वो सारी चीजें मैनेज करना। और फिर क्लाउड बेस्ड, ऑब्वियसली इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रेडिशनल सर्वर्स पे या बैकएंड पे आप स्टोर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली क्लाउड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्लाउड में कैसे डेटा को मैनेज करते हैं, बिग डेटा को कैसे हम टूल्स को यूज करते हैं, ये सारी चीजें एक एक करके लर्न करनी पड़ेगी। और फाइनली प्रोजेक्ट के ऊपर आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा। जब आप एक दो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे, रियल लाइफ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे यूजिंग बिग डेटा, तो आपको पता लगेगा। जैसे बेसिक एग्जांपल होते हैं कि भैया अगर ट्विटर से मैं ट्वीट्स को निकाल के कैसे उसको एनालिसिस कर सकता हूँ रियल टाइम में, या फिर अगर लेट्स सपोज लिंक्डइन से प्रोफाइल्स को निकाल के कैसे मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि भैया आने वाले टाइम में ये जॉब्स हैं आपके लिए हैं या नहीं। ये सारी चीजें जो है वो कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स में आप कर सकते हो। मतलब ये चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप एक्चुअल में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे टूल के ऊपर, और एक एक करके थ्योरी को भी और प्रैक्टिकल दोनों को लर्न करना पैरेलली जरूरी है। तो एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को आगे कवर करेंगे। थैंक यू।